नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महामना एकेडमी पर। हमें उम्मीद है आप निरंतर अभ्यासरत होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती जाती है तो हमारे जहनो दिमाग में बहुत उथल पुथल चढ़ने लगती है ना, कि हमको किस तरीके से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या बटोर लें, हम अच्छे से पढ़ लें उसको। तो हम इस तरीके से बहुत भ्रमित हो जाते हैं, बहुत हमारे मन में जो है कि कहाँ से किसको पढ़ लें। तो हम एक निरंतर प्रक्रिया से चल रहे थे कि हमको व्याकरणिक पद कोटियों में हमने 4 चीज़ों को पढ़ना था, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हमने अब तक संपन्न कर लिया, संज्ञा को पढ़ लिया है, सर्वनाम को पढ़ लिया है और विशेषण भी पढ़ चुके हैं। और अब क्रिया आता है, यानी विकारी शब्द में क्रिया आता है। तो हम विकारी शब्द जानते ही हैं कि 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, है ना। तो ये 4 होती हैं हमारे विकारी शब्द। यानी विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जिनको लिंग, वचन, काल या कारक से, कारक के आधार पर उनको परिवर्तन कर दिया जाता है, उन्हें बदलाव कर दिया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे क्रिया, है ना। क्रिया यानी कि शब्द के भेद हैं, शब्द किस प्रकार से बनता है, शब्द सृजन में इन सारी चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम अब क्रिया पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, क्रिया को समझने के लिए जानना यह जरूरी है कि क्रिया किसको कहते हैं, है ना। क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया किसको कहते हैं? तो क्रिया दोस्तों इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं? वर्ब। इंग्लिश में वर्ब। पहचान के लिए मुझे यहाँ पर इसका जिक्र करना पड़ रहा है ताकि आप चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ सकें। क्रिया, और संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में इसे पद नहीं धातु कहते हैं, है ना। धातु कहते हैं दोस्तों, संस्कृत में धातु कहते हैं। तो अब क्रिया हिंदी में कहते हैं। आप कहेंगे संस्कृत में धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों हमारी भाषा का जो जन्म हुआ है वो संस्कृत से ही हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको संस्कृत से ही ले लिया गया है, यानी संस्कृत से ही अनुकरण करते हुए हम यहाँ तक की यात्रा तय किए हैं। यानी धातु से जो क्रिया तक की यात्रा है उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। इस तरीके से भाषा में बहुत सारे परिवर्तन, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा बदलती रहती है। जिस प्रकार से संस्कृत थी, फिर क्या आया? संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट्ट और ये अब आया हिंदी। यानी इन चीज़ों के माध्यम से, भाषाओं के माध्यम से उसमें कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो धातु को क्रिया कहते हैं हिंदी में। तो धातु को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं हिंदी में। अब धातु में दोस्तों होता क्या है? धातु में हम लगा देते हैं प्रत्यय, यानी धातु में प्रत्यय लगा देते हैं। जैसे धातुएं कौन कौन सी? संस्कृत में हमने पढ़ा है पठ या पढ़। पढ़ आपका धातु हो गया, इसमें ना लगा दिए तो ये प्रत्यय लग गया, है ना। तो ये क्या बन गया? पढ़ना बन गया, है ना, पढ़ना बन गया। ऐसे लिख, आपका लिख धातु हो गया ना। तो लिख धातु में ना जोड़ दिए, ना पूरा नहीं होगा ना आधा होगा, ना को जोड़ेंगे ऐसे तो पढ़ना हो जाएगा, ऐसे इसमें जोड़ेंगे तो लिखना हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही ये आपका क्या होता है? ये धातु होता है और इसमें ये क्या जुड़ता है? आपका प्रत्यय जुड़ जाता है। जब प्रत्यय जुड़ जाता है तो क्रिया का रूप सामने बन करके आ जाता है ना। ऐसे ही आप जो भी देखिए, दौड़ना में क्या है? दौड़ना में दौड़ है। दौड़ना में दौड़ आपका क्या है? धातु रूप है ना। दौड़ जैसे पठ, पठत, पढ़ता, पठंत, तो पठ धातु है आपका, यानी जो मूल शब्द है, तो मूल शब्द में जब प्रत्यय जुड़ जाता है तो उससे ही क्रिया बन करके आ जाती है हमारे सामने। तो दोस्तों क्रिया में हमने धातु में जब ना प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे कि धातु में क्या करते हैं? धातु में ना प्रत्यय को जोड़ते हैं, धातु में ना प्रत्यय जोड़ते हैं, है ना। तो धातु ना बन जाएगा। ऐसे ही क्या बन जाएगा? चलना हो जाएगा। चल में क्या जोड़ दिया? ना धातु जोड़ दिया तो क्या हो जाए? चलना हो गया, है ना, चलना हो गया। तो यानी कि हम प्रत्यय को जोड़ते हैं, यानी ना प्रत्यय को जोड़ करके क्रियाओं का निर्माण कर लिया जाता है। तो हम क्रिया के संदर्भ में और चीज़ें पढ़ेंगे। क्रिया के भेद क्या होते हैं ना, क्रिया के भेद क्या होते हैं, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, किन किन आधारों पर क्रिया को वर्गीकृत किया गया है ना। किन किन आधारों पर क्रिया को वर्गीकृत, अगर परिभाषा देखनी हो आपको, अगर मान लो परिभाषा आपको देखनी हो तो हम क्या करेंगे? परिभाषा में
जिससे जिससे कार्य का क्या करेंगे, जिससे जिससे दोस्तों वह शब्द जिससे कार्य का होना या करना पाया जाता है, वह शब्द कर लीजिए, क्योंकि शब्द में ही क्रिया बनती है ना। वह शब्द दोस्तों किताबों में आपको बहुत ही भ्रमित करने वाली चीज़ें दी हुई, यानी बहुत मतलब उबाऊ टाइप में लगती हैं, उबाऊ लगती हैं पढ़ने में। इसीलिए हम आपको इसके माध्यम से बता रहे हैं, लिख लिख के बता रहे हैं, क्योंकि इससे चीज़ें स्पष्ट रूप से हो जाएंगी। आप नोट्स बना के लाए हो, मैं नोट्स से ही आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर किताबी नॉलेज आपको ज्ञान देना होता तो मैं पीपीटी बना के आपके सामने व्याख्यायित कर देता, और उससे चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं। और व्याकरण एक ऐसा बिंदु है, एक मिनट, दरवाज़ा खुला था मेरा, आवाज़ आ रही थी, सोचता आवाज़ ना आए, केवल मेरी ही आवाज़ आप तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों क्या पढ़ते हैं कि परिभाषा क्या है दोस्तों। अगर परिभाषा हमको देखनी हो तो हम ये समझ गए हैं स्पष्ट रूप से कि क्रिया संस्कृत में धातु कहते हैं, और धातु में जब कोई प्रत्यय लग जाता है तो उससे क्रिया का निर्माण हो जाता है ना, उससे क्रिया का निर्माण हो जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं कि जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। तो क्या होगा क्रिया की परिभाषा, वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, वह शब्द जिससे किसी कार्य का, यानी जो कोई कार्य होगा वो हो रहा होगा या हो चुका होगा, तो जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे ही क्रिया कहते हैं। मुख्य रूप से आप समझ गए होंगे कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है, क्रिया से क्या होना पाया जाता है, यानी किसी क्रिया से कोई कार्य हो रहा होगा, है ना, कोई कार्य हो रहा होता है तो उसे ही हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के भेद कितने होते हैं, है ना, क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया के भेद दोस्तों हम कई प्रकार के माध्यम से पढ़ते हैं, यानी प्रयोगों के आधार पर पढ़ते हैं, है ना, प्रयोग के आधार पर पढ़ते हैं, या फिर पढ़ते हैं पद के आधार पर या कर्म के आधार पर। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रियाओं के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर दोस्तों क्रिया कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कैसे, देखिए, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक, अकर्मक, और दूसरा क्या होता है सकर्मक, है ना, सकर्मक। अकर्मक सकर्मक दोस्तों क्या होता है, अकर्मक में आपका क्या ये प्रत्यय जुड़ा है, अ जुड़ा है, अ प्लस कर्मक। देखो विच्छेद आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना है कि सकर्मक ही क्यों कहते हैं, अकर्मक ही क्यों कहते हैं। जब व्याकरण के हर एक बिंदु को आप समझते हुए चलेंगे, है ना, व्याकरण के हर बिंदु को यदि आप समझते हुए चलेंगे तो बहुत ही स्पष्ट रूप से हम समझ जाएंगे, यानी उसको जान जाएंगे। क्योंकि दोस्तों परिभाषा में आपको सीधे लिखा होगा जिसमें कर्म सहित होता है या रहित होता है उसे ही हम सकर्मक अकर्मक कहते हैं। लेकिन हम एक एक बिंदु को आपको समझाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि व्याकरण समझने की चीज़ है ना, व्याकरण समझने की चीज़ है, उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप समझ लेते हैं तो आपकी रटने की विद्या छूट जाएगी। यानी क्या कहते हैं कि रटंत विद्या अवंत नाही, चपंत भोजन पचंत नहीं, आप सब सुने होंगे, है ना। तो ज़्यादा चाप के खाओगे तो भोजन पचता नहीं है, उसके लिए फिर आप लिक्विड फॉर्म में कुछ लेंगे या हाजमोला खाएंगे, पचवाला खाएंगे, तो आपको बिल्कुल उस प्रक्रिया में पढ़ना ही नहीं है। हमको क्या करना है, हमको समझना है, समझ के समझना है, बस आप चीज़ें स्पष्ट रूप से समझते हुए चलेंगे। अकर्मक, और इधर क्या हो सकर्मक, सकर्मक, है ना, अकर्मक और सकर्मक। तो कर्म के आधार पर दोस्तों
दो प्रकार के होते, दो भेद होते हैं, एक तो अकर्मक होता है और एक सकर्मक होता है। तो अकर्मक मतलब मतलब क्या होता है, नहीं के रूप में। उपसर्ग हम जब पढ़े थे, उपसर्ग प्रत्यय, तो उसमें जब उपसर्ग का प्रयोग होता है आ उपसर्ग जो है इसमें नहीं के अर्थ में लिया जाता है, नहीं के अर्थ में लिया जाता है ना। और इधर क्या हो जाए, कर्मक यानी जिसमें क्या होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है, यानी जिसमें कर्म नहीं होता उसे ही अकर्मक कहते हैं। और जिसमें कर्म साथ में होता है ना, जिसमें कर्म साथ में होता है उसे ही हम सकर्मक कहते हैं, है ना, उसे ही हम सकर्मक कहते हैं। देखिए, अधन कर्मक, सधन कर्मक, तो आ मतलब नहीं के अर्थ में, आ के अर्थ में नहीं हम अक्सर कहते हैं काम अकाम, है ना, काम शकाम, यानी काम से रहित और काम से सहित। तो अकर्मक मतलब नहीं, नहीं के अर्थ में, नहीं कर्म है, इसमें क्या है, कर्म नहीं है, क्या है, कर्म नहीं है। जिस शब्द में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस शब्द में सकर्म यानी कर्म के साथ में जो क्रिया होती है उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आगे आपको बताएंगे हम कि कर्म, कर्ता और ये सब क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या शब्द में कितने, वाक्य में कितने पद होते हैं, उन पदों से हम परिचित होंगे, तब समझ जाएंगे कि आखिर सकर्मक अकर्मक किसे कहते हैं, है ना। तो सकर्मक अकर्मक में दोस्तों ये होता है कि आप समझ गए हैं ना, आप समझ गए ये हैं कि कर्म जिसमें सहित होता है वो सकर्मक होता है, और जिसमें कर्म नहीं होता है, कर्म रहित होता है, उसे ही हम अकर्मक कहते हैं। अब दोस्तों हमको समझना ये है दोस्तों कि कर्ता कर्म क्रिया ऐसे देखिए, पद में क्या होता है, कर्ता प्लस कर्म और प्लस क्रिया। इससे आप ये समझिए कि ये समझ लो वाक्य में इनका प्रयोग होता है, वाक्य में एक प्रयोग होता है इनका। कैसे, वाक्य में एक तो कर्ता होगा, कर्ता आप समझते हैं किसको कहते हैं, कर्ता उसे कहते हैं जो कार्य को करता है ना, जो कार्य को करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ तो मैं क्या हुआ, मैं करता हुआ, है ना, मैं करता हुआ। और लिखना क्या हो गया आपका, क्रिया हो गया, है ना, क्रिया हो गया, लिखना क्रिया हो गया। और दोस्तों ये जो बीच में कर्म होता है, कर्म होता है, तो कर्म यानी इन तीनों चीज़ों का प्रयोग होता है वाक्य में। क्या होता है, एक तो कर्ता होता है, एक कर्म होता है और एक क्रिया होती है। तो जो कार्य को करता है वो क्या होता है, वो कर्ता होता है, और जो कार्य में क्रिया हो रही होती है वो क्या होती है, क्रिया होती है। लिखना, पढ़ना, हंसना, बोलना, गाना, ये सभी क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं में हमको पढ़ना है कि कौन सी सकर्मक होती हैं, कौन सी अकर्मक होती हैं, है ना, कौन सी सकर्मक होती हैं, कौन सी अकर्मक होती हैं। तो वाक्य में इन तीन चीज़ों को हम पढ़ेंगे, तीनों चीज़ों को, कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है और क्रिया भी होता है। यानी ये आपका आधार है, यानी वाक्य में ही हम उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, है ना। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब कैसे समझेंगे, जैसे मान लो क्रिया है, तो जब क्रिया में कर्ता होगा, कहने का मतलब ये है जब ये कर्म है आपका, तो कर्म सहित में क्रिया जब होगा, कर्म के सहित में क्रिया होगा तो क्या होगा, सकर्मक होगा, सकर्मक हो जाएगा, है ना। जब कर्म और क्रिया साथ में होता है, जब कर्म सकर्म मतलब जब क्रिया और कर्म साथ में होगा तो क्या होगा, तो दोस्तों आपका सकर्मक होगा। और जब जो दोस्तों ये नहीं होगा, ये क्रियाकर्ता के साथ में नहीं होगा तो क्या होगा, अकर्मक होगा। तो क्या होगा, अकर्मक होगा, यानी कर्म से रहित होगा, है ना। ये कर्म से क्या होगा, रहित होगा। जब कर्म क्रिया साथ में होते हैं तो क्या होता है, तो आपका सकर्मक होता है। क्या होता है, आपका सकर्मक होता है। और जब कर्ता क्रिया जो रहित होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अकर्मक होता है। तो हम समझ गए हैं कि सकर्मक और अकर्मक किसे कहते हैं। अब उनको समझने के लिए हम आपसे आगे चर्चा करते हैं। देखें दोस्तों, सत्र में आप बने हुए होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप यदि सजीवता से देख रहे होंगे तो आप, ये मेरा हक बनता है कि आप लोग लाइक करिए, है ना, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। जो भी दूर दराज के जो बच्चे हैं, गांव में पढ़ रहे हैं, आपके यार दोस्त रिश्तेदारी में, जो कहीं भी जहां पढ़ रहा होगा, CUT UG की तैयारी में लगा होगा, तो हिंदी के पक्ष को पढ़ना होगा, उसे यानी हिंदी व्याकरण को पढ़ना होगा। तो हिंदी व्याकरण में हम क्रिया पर चर्चा कर रहे हैं।
तो उसको समझने के लिए, बताने के लिए हम आपसे बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताएंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि किताबों में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि किताब में तो विधिवत दे देगा आपको एकदम, क्या बोलते हैं, थोक रेट में। अब थोक रेट में चीज़ें दे देगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, इतना ढेर सारा लगा है, किसको क्या पढ़ना है। जैसे आप बाज़ार में सब्जी लेने जाते हैं तो एकदम लगा, टमाटर का लगा होता है एकदम मंडप की तरह, है ना। तो उसमें जब कहते हैं भाई टमाटर कितने किलो हैं, कितने रुपए किलो हैं, या 10 रुपये पाव या 20 रुपये पाव, तो हम अपने आप से निकालते हैं, है ना, अपने आप से निकालते हैं, या फिर उसको अच्छे से कहते हैं भाई अच्छे दो मुझको। तो इसी तरीके से चीज़ें पढ़ने के लिए बहुत सारी हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं, बस समझने के लिए आपको किस तरीके से समझना है। हमारा प्रयास वही है कि आप समझ जाएं। समझ के जितना पढ़ेंगे तो आप परीक्षा में कोई भी गलती नहीं करेंगे, कोई भी त्रुटि आपसे नहीं होगी। इसलिए हम इस पे व्याख्यायित करके पढ़ा रहे हैं, है ना। तो अकर्मक क्रिया होती क्या है, अकर्मक क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, है ना। अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, अगर इसको समझना हो दोस्तों तो क्या कहते हैं, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक से क्या होगा, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। अब कैसे पड़ेगा, यानी क्या होगा, इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होगा, कर्म प्रयुक्त नहीं होगा, अब इन चीज़ों को समझने के लिए दो बिंदु हैं, दो बिंदु अकर्मक में याद कर लेंगे तो चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। कैसे, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जो है वो क्या होगा, वो दोस्तों कर्ता पर पड़ेगा, और कर्म प्रयुक्त ही नहीं होगा, कर्म प्रयुक्त नहीं होता है ना, कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर वही मतलब, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा तो क्रिया और कर्ता का संबंध होगा, है ना, कर्ता और क्रिया का संबंध होगा, अर्थात कर्ता क्रिया के साथ में होगा, तो क्या हो जाएगा, तो सकर्मक हो जाएगा, है ना। और फिर कर्म प्रयुक्त नहीं होगा, तो कर्म प्रयुक्त मतलब यही है कि कर्म प्रयोग में नहीं आएगा, यानी कर्म का जब प्रयोग नहीं होगा तो क्या होगा, अकर्मक हो जाएगा। इन दो बिंदुओं को समझने के लिए आपसे चर्चा हम करते हैं। कैसे, जैसे मान लो कोई वाक्य हम कहते हैं कि मोहन हंसता है ना, जैसे हम लिखते हैं मोहन हंसता है, समझने के लिए बता रहे हैं, देखिए मोहन, आप भी हंसते ही होंगे, है ना, मोहन हंसता है, तो ये आपका वाक्य है। अब इसमें हमको ये देखना है, इसमें क्या है, आपको पहचानना है, मैंने पद की चर्चा कर दी है। मोहन क्या है, इसमें मोहन आपका कर्ता है, यानी जो कार्य को कर रहा है, हंस कौन रहा है, हंस रहा है मोहन, तो मोहन क्या होगा दोस्तों, मोहन हो गया कर्ता। और इसमें क्या है, हंसना क्रिया है, हंसना क्या है, आपकी क्रिया है, हंसना आपकी क्या है दोस्तों, क्रिया है। तो इसमें दो चीज़ें आ गई। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जिसमें एक वाक्य में कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा और क्रिया भी होगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, कर्ता है और क्रिया है। तो दोस्तों इसमें क्या है, कर्ता है और क्रिया है। हम पद से पहचानेंगे, यानी वाक्य से पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सी क्रिया है। अब दोस्तों इसमें कर्म नहीं है, इसमें क्या है, कर्म नहीं है, कर्म प्रयुक्त नहीं है, इसमें कर्ता है और क्रिया, यानी कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं, इसमें कहीं कर्म नहीं लिखा हुआ है। अब दोस्तों क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ता है, यानी हंस रहा है मोहन, तो प्रभाव पड़ रहा है इस पर, क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, क्रिया पर जो प्रभाव है, हंस कौन रहा है, हंसने से पता चल रहा है कि इस वाक्य में कहें मोहन हंसता है, तो हंसना कौन हंस रहा है मोहन, यानी क्रिया का प्रभाव जो कर्ता पर पड़ रहा है ना। तो इसमें कर्ता मोहन है और क्रिया क्या है आपका, हंसना आपकी क्रिया हो गई। हंसना में हंस धातु से बना है और ना प्रत्यय जुड़ जाएगा तो आपका हंसना बन जाएगा, धातु रूप ये हो गया, है ना, हंस होगा, हंस संस्कृत का हंस धातु होगा। तो दोस्तों तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे मोहन हंसता है, राजू रोता है ना, राजू रोता है,
राजू रोता है ना। तो दोस्तों अब यही वही बात देखनी है। राजू क्या है? राजू करता है ना। राजू क्या है? राजू करता है। क्यों? क्योंकि वो रो रहा है, यानी जो कर्म, जो क्रिया को कर रहा है वो करता है, तो रोता क्या होगी? क्रिया हो गई आपकी। क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो दो ही में इसमें चीज़ें हैं, एक तो कर्म का प्रयुक्त नहीं हुआ, कर्म प्रयोग में नहीं आया है, इसमें कर्ता है और क्रिया है। तो दोस्तों रोना जो क्रिया है वो कर्ता पर प्रभाव डाल रही है ना, कर्ता पर प्रभाव डाल रही है। तो क्या हो गया? तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। इसको क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म निहित है, कर्म रहित है, कर्म रहित है ना। इसमें कर्म निहित नहीं है, कर्म रहित है ये। दोस्तों फिर क्या है? महेश सोता है। जैसे मान लो महेश सोता है, महेश सोता है, सोता है, तो महेश क्या है? महेश करता है, और रोना क्या है? आपकी क्रिया है। तो रोना आपकी क्या है? क्रिया है, तो महेश रोता है। तो कुल मिलाकर दो ही बातें स्पष्ट हो रही हैं। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव किस पे? कर्ता पर पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, और कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? कर्म का प्रयोग नहीं होता है। आप चीज़ें समझ गए होंगे। मुख्य बिंदु दो ही याद रखने हैं, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है ना। जैसे कोई क्रिया हो रही है तो उसको कोई कर रहा होगा, जो कर रहा होगा वो क्या होगा? वो कर्ता होगा, उसका प्रभाव, और उसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है, उसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता है ना, कर्म का प्रयोग नहीं होता है। तो ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया इसको कहते हैं। गणेश नहाता है, गणेश नहाता है ना। गणेश अगर नहा रहा है तो नहाना क्या हो गई आपकी? नहाना क्रिया हो गई, और गणेश क्या हो गया? गणेश करता हो गया, यानी जो कार्य को कर रहा है वो करता होता है, और जो काम हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है। तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। रो कौन रहा है? राजू। हंस कौन रहा है? मोहन। और रो कौन रहा है? महेश। तो इस चीज़ों से आप समझ गए होंगे। या मोहन और भी आपको बताएंगे अकर्मक में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। आप बस उसके नियम को समझ जाएंगे तो आप सकर्मक और अकर्मक को पहचान जाएंगे। अब पढ़ते हैं कि अकर्मक क्या होता है। अब पढ़ते हैं हम अकर्मक क्या होता है ना। इसको हटा देते हैं। अकर्मक, अकर्मक को समझते हैं हम। देखो चीज़ों को समझ लेंगे तो कोई कठिन काम नहीं रह जाएगा आपके लिए। आप क्रिया को पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सी क्रिया है। सकर्मक, ये दूसरा है सकर्मक। एक तो अकर्मक हो गया है ना। किस आधार पे? ये होता है दोस्तों आपका, ये दोस्तों होता है कर्म के आधार पर। भाई कर्म के आधार पर बढ़ रहे, एक सकर्म एक अकर्मक, यानी कि जो जिसमें कर्म सहित होता है, जिसमें कर्म कर्म सहित, कर्म सहित है ना। सकर्म यानी कर्म सहित होता है, कर्म सहित होता है। अब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। इसमें दो बातें याद रखनी है। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। क्या होगा? क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा है ना। क्रिया का प्रभाव दोस्तों कहाँ पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा, और क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है। क्रिया के साथ क्या होगा? कर्म प्रयुक्त होगा। क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होगा है ना। क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होगा। बिल्कुल आप धैर्य बनाकर समझेंगे। मैं बहुत उतावला होकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल चीज़ों को समझाते हुए चल रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको परेशान नहीं होना, एकदम धैर्य बनाकर चीज़ों को समझते हुए चलना है। मैं हर एक बिंदु पे कोशिश करूंगा कि हर एक बिंदु पे आपको स्पष्ट रूप से समझा सकूं। मेरा प्रयास यही है। अन्यथा आपको अगर पढ़ाना होता तो क्रिया की पीपीटी ला करके आपको व्याख्यायित कर देता, आप समझ नहीं पाते। तो समझाने के लिए दोस्तों मेरा प्रयास है, आप समझ जाएंगे तो आपसे कोई भी सवाल या प्रश्न गलत नहीं होगा। मेरा प्रयास यही है कि आप समझ जाएं, है ना। तो आप धैर्य बनाकर देखिएगा। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा है ना। क्रिया का प्रभाव जो कर्म पर पड़ेगा, और उसमें क्या था? क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा था। कर्ता पर क्यों पड़ रहा था? क्योंकि दोस्तों उसमें
कर्म रहित था, उसमें कर्म नहीं था, तो उसमें क्या था, कर्ता था। तो इसमें क्या है, कर्म है, तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा और क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है ना, वहाँ पर लिख दिया है कर्म सहित, यानी क्रिया का प्रभाव कर्म सहित होगा। क्रिया जो होगी वो कर्म के साथ में होगी। जैसे हम कहेंगे श्याम आम खाता है। अब उदाहरण से समझिए, उदाहरण से समझिए दोस्तों, क्या है, श्याम आम खाता है, श्याम आम खाता है। अब हमको तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। एक क्या है आपका, ये आपका क्या होगा दोस्तों, ये हो गया कर्ता, है ना, ये हो गया दोस्तों कर्ता, क्योंकि खा कौन रहा है, आम खा रहा है श्याम, तो ये कर्ता हो गया, यानी जो क्रिया को कर रहा है, यानी जो कार्य को कर रहा है वो कर्ता हो गया। और दोस्तों ये क्या हो गई, आपकी क्रिया हो गई, ये आपकी क्या हो गई, क्रिया हो गई, है ना, ये क्या हो गई, क्रिया हो गई, यानी खाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। और आम क्या हो गया, आम आपका कर्म हो गया, कर्म, यानी किसको खा रहा है, आम को खा रहा है ना, आम को खा रहा। तो तीन बिंदु आ गए। उसमें क्या था, उसमें दोस्तों कर्म रहित था, इसमें कर्म सहित है, इसमें कर्म सहित है, तो क्या हो गई, सकर्मक हो गई, कर्म सहित, यानी 3 बिंदु। सकर्मक में 3 बिंदु होंगे, कौन कौन से, एक तो कर्ता होगा, दूसरा कर्म होगा और तीसरा क्रिया होगा, यानी जिसमें कर्म से सहित क्रिया होगी वो सकर्मक होगी। जैसे श्याम आम खाता है, तो श्याम कर्ता हो गया और कर्म क्या है उसका, आम हो गया कर्म, और क्रिया क्या होगी, खाना। तो ये 3 बिंदु हो गए आपके, यानी जिसमें कर्म सहित होता है वो सकर्मक होती है। श्याम आम खाता है ना, या राधा किताब पढ़ती है, राधा किताब पढ़ती है, किताब पढ़ती है ना, राधा किताब पढ़ती है, तो यह क्या हो गई, राधा क्या हो गई, राधा करता हो, क्योंकि वो कर रही है काम, क्या काम कर रही है, किताब पढ़ रही है, तो किताब क्या हो गया, कर्म हो गया, है ना, और पढ़ना क्या हो गया, आपकी क्रिया हो गई। तो इसमें तीनों पद आ गए, वाक्य तीनों पद आ गए, क्रिया भी हो गया, कर्ता भी हो गया और कर्म भी हो गया। तो जिसमें कर्म सहित होता है, कर्म सहित जो क्रिया होगी उसमें क्या होगा, वो सकर्मक क्रिया होगी, उसमें सकर्मक क्रिया होगी। अब चीज़ों को समझने के लिए, यानी कौन सी सकर्मक कौन सी अकर्मक आप समझ गए हैं, यानी कि अब आपको समझाने के लिए हम अन्य उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। सोहन पानी पीता है, जैसे एक और उदाहरण लीजिए, सोहन पानी पीता है, इसको हटा देते हैं, सोहन पानी पीता है, तो सोहन क्या है आपका, सोहन कर्ता हो गया, क्योंकि वो पानी को पी रहा है, यानी कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है कि पानी पी रहा है ना, सोहन पानी को पी रहा है, तो सोहन पानी पी रहा है, जैसे मान लो लिख के बताते हैं, सोहन खाना खा रहा है, या कुछ भी कर लीजिए, खाना खा रहा है ना, सोहन खाना खा रहा है, तो सोहन आपका कर्ता हो गया, है ना, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, ये क्या हो गया, कर्ता हो गया, और क्या खा रहा है वो हो गया कर्म, है ना, और खाना क्या हो गया, खाना खा रहा है, तो खाना क्या हो गया, ये आपका क्रिया नहीं है, खाना यहाँ पर खा रहा है, यानी इसको हम आगे बताएंगे आपको कि इसको कौन सी, इसको एक और भी क्रिया कहते हैं, इसको द्विकर्मक क्रिया भी कहते हैं, इसको और भी, इसको आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर ये कर्म है, यहाँ पर कर्म है, और ये क्या होगी, ये हो गई क्रिया हो गई, है ना। तो कर्म के सहित में जो होता है उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और भी जैसे हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ या मैं क्रिकेट देखता हूँ, है ना, मैं क्रिकेट खेलता हूँ या देखता हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ या देखता हूँ, मैं क्रिकेट देखता हूँ, है ना, मैं क्रिकेट देखता हूँ, तो मैं क्या हो गया, यहाँ पर कर्ता के स्थान पर प्रयोग हुआ, तो ये सर्वनाम है आपका, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये कर्ता हो गया, है ना, कर्ता हो गया, और क्रिकेट क्या हो गया, कर्म हो गया, क्रिकेट कर्म हो गया, और देखना क्या हो गई, क्रिया हो गई, देखना क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो हम स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं सकर्मक में क्या होता है, जिसमें कर्म सहित में होता है, अकर्मक जिसमें कर्म से रहित होता है। तो इसमें क्या होता है, सकर्मक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा,
क्रिया का प्रभाव जो होता है वो कर्म पर पड़ेगा और क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है। और अकर्मक में क्या होता है, उसमें क्रिया पर प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा और कर्म रहित होगी, वो कर्म रहित होगी। तो हम स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। अब आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछेगा हम उस पर चर्चा करते हैं। यानी आपको विकल्प दे देगा, है ना, आपको विकल्प देगा और पूछ लेगा कि बताइए इसमें कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है ना, उसको आप समझ लेंगे कि क्रिया कौन सी है ना, क्रिया कौन सी है। जैसे मान लो हम कहते हैं कि देखना, खाना, सोना या पीना, देखना, खाना, सोना, पीना, है ना, देखना, खाना, पीना और सोना। भाई सोना क्रिया है, यहाँ पर सोना संज्ञा नहीं है, है ना, सोना संज्ञा नहीं है। आप देखेंगे कि बताइए इसमें क्रिया कौन नहीं है, या पूछ लेगा कि कौन सी क्रिया है, तो आप सीधा इस पे लगा देंगे, है ना। लेकिन आपको ज्ञान चक्षु खोल के रखने हैं अपने, वहाँ पर ज्ञान चक्षु खोल के रखने हैं, अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा। पूछेगा अकर्मक कौन है, इनमें से पूछ लेगा अकर्मक, अकर्मक क्रिया। इसमें पूछ रहा है कि अकर्मक क्रिया कौन सी होगी, यहाँ पर लिखते हैं अकर्मक को आपको पहचानना है ना, अकर्मक क्रिया को पहचानना है। तो हमने क्या पढ़ा है, अब मान लो आपको वाक्य नहीं दिया गया है, ऐसे विकल्प में मिल गया है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो हमको देखना है, इनका प्रयोग करना है, इनका वाक्य में प्रयोग कर लेंगे हम, है ना, वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। जैसे मैं मैच देख रहा हूँ या मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, बस एक कर्ता प्रयोग करिए, एक कर्ता को प्रयोग करिए, एक कर्ता को प्रयोग कर लेंगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप समझ जाएंगे। देखना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। लेकिन जब यहाँ पर प्रयोग करेंगे आप तो क्या कहेंगे, मैं सो रहा हूँ, है ना। यहाँ पर करेंगे मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। लेकिन जैसे ही सोने का प्रयोग होगा, सोना जो क्रिया है, तो वहाँ पर हम सीधे ये कहेंगे मैं सो रहा हूँ। तो क्या है, जब मैं सो रहा हूँ तो मैं कर्ता हो गया, है ना। जैसे कहूँ मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो हमने पढ़ के रखा है अकर्मक में। अकर्मक मैंने पढ़ के रखा है, क्या पढ़ के रखा है, एक तो कर्ता होगा और एक क्रिया होगी। तो कर्ता और क्रिया दो हो गई। कर्ता, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा होगा, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा होगा, है ना। मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो मैं कर्ता हो गया, मैं आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया। और ये क्या हो गई, ये हो गई क्रिया, है ना, ये हो गई क्रिया। अब हमको पहचानना है कि इसमें अकर्मक क्रिया है कि नहीं है। तो सीधी सी बात है, विकल्प में हम कर्ता भी देख लिए और क्रिया भी देख लिए, और इन तीनों में कर्म आ रहा था। तो जो कर्म सहित होती हैं वो सकर्मक होती हैं, और जो कर्म रहित होती हैं वो क्या होती हैं, अकर्मक होती हैं। आप, मेरा प्रयास है कि आप समझ जाएं, और समझने के लिए यहाँ पर एक प्रश्न आपको दे दिया गया है कि इस तरीके से प्रश्न दे देगा, वाक्य नहीं देगा, आपसे सीधा क्रियाओं के विकल्प देगा 4, और पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सी सकर्मक है, कौन सी अकर्मक है। या इन तीनों विकल्पों में सिर्फ ये इन तीनों को अकर्मक कर देगा, इसको सकर्मक कर देगा। तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे। समझने का मतलब यही है, जब वाक्य में हम प्रयोग कर लेंगे, इन चारों विकल्पों को वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। मैं, अगर कर्म प्रयोग आने वाला होगा तो हो जाएगा कर्म। जैसे हम कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, या वह क्रिकेट देख रहा है, वह क्रिकेट देख रहा है, तो वह क्रिकेट देख रहा, 3 चीज़ें आ गई, कर्ता भी हो गया, कर्म भी हो गया और क्रिया भी हो गया। तो वो जिसमें कर्म आ जाएगा तो सकर्म हो जाएगा। खाना, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ, तीनों चीज़ें आ गई। मैं कर्ता हो गया, खाना क्या हो गया, एक तो खाना कर्म हो गया, और खा रहा हूँ एक क्रिया हो गया। तो तीनों चीज़ें आ गई, कर्म आ गया तो क्या होगा, कर्म सहित हो गया, तो क्या होगा, सकर्मक हो जाएगा। मैं पानी पी रहा हूँ, या मैं पेप्सी पी रहा हूँ, है ना, तो मैं
कर्ता हो गया, एक तो पेप्सी क्या होगा, कर्म हो गया, और पीना क्या होगी, क्रिया हो गई। तो हम तीनों चीज़ों से समझ जाएंगे। वाक्य में जब प्रयोग कर लेंगे, फिर कहूँगा मैं सो रहा हूँ, सीधे मैं सो रहा हूँ, यानी कर्ता के बाद तुरंत क्रिया, कर्ता के बाद तुरंत क्रिया आ जाएगी। बस इसको ध्यान रखना है, जिसमें कर्ता के बाद तुरंत क्रिया आ जाएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम समझ लिए हैं कि किसको अकर्मक कहते हैं, है ना, किसको अकर्मक कहते हैं। इसको आप समझ गए होंगे, है ना, इसको आप समझ गए होंगे। नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए, और नहीं बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप इसको पढ़ करके आप प्रश्नोत्तरी करिए, है ना, उसको समझिए तो बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। तो मैं आपको प्रश्नावली भी कराऊंगा इसको संपन्न होने के बाद, इन सभी चीज़ों को संपन्न होने के बाद मैं बताऊंगा। तो जैसे हमने बताया कि यदि उसमें प्रयोग कर लेंगे कि हम क्या का प्रयोग जब कर लेते हैं, हम जब क्या क्या प्रयोग कर लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे 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 दोस्तों क्या करेंगे कि हम जब क्या का प्रयोग कर, क्या का प्रश्न कर लेंगे, इसको पहचानने का एक और नियम है। जब हम क्या का प्रयोग कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे, तब आप समझ जाएंगे। जैसे हम कहें, एक नियम हो गया अकर्मक को पहचानने के लिए, क्या का प्रयोग कर लेंगे, क्या का प्रश्न कर लेंगे, है ना, प्रयोग या प्रश्न कर लेंगे। जैसे हम कहें राधा नाच रही है, राधा नाच रही है, और करते हैं श्याम माखन खा रहा है, है ना। इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि आपको मान लो अकर्मक या सकर्मक समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको क्या का प्रयोग कर लेना है वाक्य में। कैसे, राधा नाच रही है ना, राधा नाच रही है, तो इसमें सीधी क्या है, क्रिया, राधा नाच रही है ना, तो इसमें दो चीज़ें हो गई, एक तो कर्ता हो गई, एक हो गई क्रिया। तो इससे आप पहचान गए इसमें कर्ता भी है और क्रिया, क्रिया का प्रभाव कर्ता पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें अकर्मक क्रिया हो गई, यानी इसमें कि कर्म निहित है, कर्म रहित है, कर्म नहीं है इसमें कर्म है ही नहीं। और इसमें क्या है, श्याम, इसमें जब कहेंगे कि श्याम क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे क्या, है ना। इसमें भी अगर राधा क्या कर रही है, राधा नाच रही है, तो इससे चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी, है ना। क्या का जब प्रश्न करेंगे हम, क्या क्या प्रश्न करेंगे तो उससे पता चल जाएगा हमको, है ना। क्या का प्रयोग करके प्रश्न बनाते हैं, क्या का प्रयोग करते बना के, राधा क्या कर रही है, राधा नाच रही है। फिर उसमें कि राधा, श्याम क्या खा रहा है, श्याम क्या खा रहा है। जब इस क्या का हम प्रयोग कर लिए तो क्या पता चला कि माखन खा रहा है ना, क्या पता चला, माखन खा रहा है। तो इसमें कर्म निहित है, इसमें कर्म निहित है और इसमें कर्म रहित है, यानी इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म है। तो जब क्या का प्रयोग कर लेंगे समझने के लिए, जब क्या का प्रयोग हम कर लेंगे, हालांकि क्या का प्रयोग अगर यहाँ करोगे कि राधा क्या कर रही है, और यहाँ पर कि राधा, श्याम क्या खा रहा है, तो राधा क्या कर रही है, राधा नाच रही है। आप कंफ्यूज हो जाए, कहा सर ने कहा था कि क्या का प्रयोग कर लोगे तो पता चल जाएगा। जब इसमें हम कहें कि राधा नाच रही है, तो राधा क्या कर रही है, नाच रही है, सीधे क्रिया पे आ गए, हमने कर्ता के बाद सीधे क्रिया पे आ गए। राधा नाच रही है, सीधे कर्ता है और क्रिया है, दोनों साथ में है। तो जब कर्ता और क्रिया होगा, कर्म नहीं होगा तो वो अकर्मक हो जाएगा। जब हम पूछे कि श्याम माखन खा रहा है, जब प्रयोग कर लिया कि श्याम क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, तो क्या खा रहा है, माखन खा रहा है, तो तीसरी चीज़ निकल के आ गई सामने, क्या खा रहा है, माखन खा रहा है। तो माखन आपका क्या होगा, कर्म हो गया। तो क्या होगा, जिसमें कर्म होता है वो क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। तो एक बिंदु ये होगा, क्या का प्रयोग कर लेंगे, क्या का जब प्रयोग कर लेंगे तो हम चीज़ें समझेंगे। एक और अपवाद के रूप में आता है, अपवाद के रूप में क्या आता है, पक्षी, कलर चेंज करते हैं दोस्तों, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी है ना, क्या है, आकाश
में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें जब हम प्रयोग किए, इसमें क्या है, एक तो पक्षी क्या है आपका, करता है, पक्षी क्या है, करता है, क्योंकि पक्षी क्या कर रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हैं। उड़ना क्या हो गया आपकी, क्रिया हो गई, उड़ना क्या होगी, क्रिया हो गई, है ना। अब हम कहे थे कि आप क्या क्या प्रश्न कर लेंगे, जब इसमें क्या क्या प्रश्न कर लेंगे कि पक्षी क्या कर रहे हैं, तो पक्षी क्या कर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, यानी उड़ रहे हैं। तो एक तो पक्षी करता हो गया और उड़ना क्या होगी, क्रिया हो गई। अब कहेंगे सर इसमें आकाश क्या है, आकाश, आकाश में, तो ये क्या हो गया, अधिकरण कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक, अधिकरण हो जाएगा। कैसे, में का प्रयोग हो आकाश में, तो इसको अधिकरण मान लिया गया है, अधिकरण ही हो। पक्षी आकाश में, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, और हमको कहाँ का नहीं करना है, हमको क्या का प्रश्न करना है। तो इसमें क्या का प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या 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 जब कहेंगे कि पक्षी क्या कर रहे हैं, तो क्या का जब प्रश्न करते हैं तो सीधे हमको क्रिया पता चल रही है कि क्या के बाद पक्षी क्या कर रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या कर रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। लेकिन हमसे ये प्रयोग करना ही नहीं है, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, हमने कहाँ का जिक्र किया ही नहीं है। तो हमने क्या कहा है, सीधे जब आप प्रश्न करेंगे वाक्य में कि पक्षी क्या कर रहे हैं, तो पक्षी उड़ रहे हैं, हमको इससे कहाँ उड़ रहे हैं ये नहीं कहना है, हमको पक्षी क्या कर रहे हैं तो उड़ने की पता चले कि वो उड़ रहे हैं। तो ये आकाश में, आकाश में अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण में, पर, है ना, आकाश, आकाश में, तो क्या हो गया, अधिकरण कारक का प्रयोग होकर के उसका प्रयोग हो गया। यहाँ पर इसको कर्म नहीं मानेंगे दोस्तों, इसको कर्म नहीं मानेंगे हम, क्योंकि ये कर्म नहीं है ना। कहाँ का प्रयोग से पता चला कि आकाश में, और कहाँ का हमका प्रयोग करना नहीं है, हमको क्या का प्रयोग करना है। जब क्या का हमें उत्तर मिल जाता है, जब क्या से हमें उत्तर मिल गया कि पक्षी क्या कर रहे हैं, तो पक्षी उड़ रहे हैं। अब हमको कहाँ नहीं कहना है, हमको क्या करना था, तो क्या का प्रयोग से पता चल गया कि उड़ रहे हैं। जब क्रिया आती है कर्ता के बाद, तो वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अकर्मक के उदाहरण है आपके, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश में उड़ रहे हैं, तो अधिकरण हो गया कारक, यहाँ कर्म नहीं होगा, यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा, है ना। ऐसे ही क्या है, ऐसे ही पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता गिरता है, गिरता है ना, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से, है ना, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो इसमें दो चीज़ें पता करेंगे, क्या गिरता है, क्या गिरता है, तो क्या गिरता है, पत्ता। तो पत्ता से क्या पता चला, पत्ता गिरता कौन है, जब गिरता के क्या गिरता है, तो क्या गिरता है, पत्ता। तो पत्ता क्या हो गया यहाँ पर, पत्ता आपका कर्ता हो गया, है ना। जब हम प्रश्न किए कि पेड़ से क्या गिरता है ना, या पेड़ से कौन गिरता, तो पेड़ से कौन नहीं करना, हमको क्या करना है, पेड़ से क्या गिरता है, पत्ता गिरता है। तो पत्ता क्या होगा आपका, पत्ता होगा कर्ता। कार्य कौन कर रहा है, गिर कौन रहा है भाई, जो कार्य को करता है, तो कार्य कौन कौन कर रहा है, गिर कौन रहा है, गिर रहा है पत्ता, तो पत्ता क्या होगा, कर्ता हो गया। और गिरना क्या हो गया, आपकी क्रिया हो गई, गिरना क्या होगी, क्रिया हो गई, यानी कर्ता के बाद क्रिया आ गई है सीधे। तो जब कर्ता के बाद सीधे क्रिया आ जाती है, तो वहाँ पर कर्म नहीं होता है। पेड़ से, जैसे यहाँ आकाश में था वैसे पेड़ से, तो ये अपादान हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, है ना, अपादान कारक हो जाएगा। हमने कारकों में पढ़ के रखा हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से 8 कारक होते हैं, उनकी चर्चा हम बता चुके हैं, उसकी चर्चा आगे और करेंगे हम, हालांकि उसको पढ़ चुके हैं हम, लेकिन उसको फिर से बता देंगे हम, तो आप समझ जाएंगे कारकों में इनका प्रयोग अधिक होता है। तो पेड़ से, यानी कि पेड़ से ये कर्म नहीं है आपका, इसमें कर्ता पता चला है, क्रिया पता चली है, कर्म का निर्धारण नहीं हो रहा है, कर्म का निर्धारण नहीं हो रहा है। तो गिरने का पता किससे चल रहा है, कौन गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है, तो पत्ता क्या हो गया, कर्ता हो गया। और कर्ता भी कारक होता है, कर्म भी कारक होता है, दो चीज़ें, कर्ता भी कारक होता है और कर्म भी कारक होता है। तो अपादान ये होगा पेड़ से, यानी कहाँ से गिर रहा है, पेड़ से गिर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चल रहा है कि हमको क्रिया, कर्ता के बाद तुरंत क्रिया आ जाएगी और उसमें कर्म रहित होगा, यानी कर्म नहीं होगा, है ना। पानी पी लेते हैं दोस्तों हम, क्योंकि पानी की बेहद आवश्यकता है, आवाज़ मेरी बैठ रही है, पानी पी लिया जाए, आप समझते हुए चलेंगे, है ना। देखिए
हाँ, हमने क्या का प्रश्न करके पता कर लेंगे। एक नियम ये हो गया सकर्मक अकर्मक को पहचानने के लिए। पहचान के दो बिंदु और हैं, मैं उनकी चर्चा करके आपसे और सारी क्रियाओं पे चर्चा करूंगा। तो हम एक ये नियम जान गए कि सकर्म अकर्म को पहचानने के लिए क्या करेंगे, क्या का प्रयोग कर लेंगे, और जिससे पता चल जाएगा कि उसमें कर्म है कि नहीं है ना। क्या का ही प्रयोग करेंगे, कहाँ कब कैसे उसका नहीं करना, सिर्फ क्या का। जब क्या का प्रश्न करेंगे, जैसे इसमें क्या है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो गिरने की क्रिया को कौन कर रहा है, गिरने की क्रिया को भाई पत्ता गिर रहा है ना, तो क्रिया को जो करता है वही करता होता है। तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पत्ता कहाँ से गिर रहा है, पेड़ से गिर रहा है, तो ये अपादान हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा जहाँ से गिर रहा है। तो हमको क्या का पता करना कि पेड़ से यानी गिर कौन रहा है, यानी गिर रहा है पत्ता, तो पत्ता आपका कर्ता हो गया और गिरना क्रिया हो गई, तो कर्ता के बाद क्रिया होगी और कर्म रहित होगा, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ये दो उदाहरण अकर्मक क्रिया में है। अक्सर हमको इसको किसमें अपवाद के रूप में दे देता है, जबकि हम नियम नहीं जानते हैं। जब नियम नहीं जानते हैं, किताबों में स्पष्ट रूप से बताया नहीं जाता है, जो क्या बोलते हैं कि जो ऐसे एग्ज़ाम वाली किताबें होती कि ये किताबें लोग प्रमाणिक पुस्तकों जब आप पढ़ेंगे, प्रमाणिक पुस्तकें पढ़ेंगे, तब इन चीज़ों का स्पष्टीकरण आपको मिलेगा। तो मैं आपको समझाने के लिए ही इन सारी चीज़ों की चर्चा कर रहा हूँ, अन्यथा मैं सीधा बता देता कि जो कर्म सहित होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जो अकर्म सहित जिसमें कर्म रहित होता है उसे अकर्म क्रिया कहते हैं। लेकिन हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, है ना, बिल्कुल धैर्य और आराम से सहज रूप से समझते चलेंगे। तो क्या का प्रयोग कर लेंगे, उससे समझाएंगे कि कौन सकर्मक क्रिया है, कौन अकर्मक क्रिया है। एक बिंदु और है, एक बिंदु यानी दो बिंदु हैं, उन दोनों बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। यानी हम पहचान गए, जब क्या का प्रश्न कर लेंगे तो उससे हम समझ जाएंगे कि कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है। हम समझते हैं पदों का परिचय के आधार पर, पदों का परिचय, है ना, पदों के परिचय के आधार पर, पदों के परिचय से अब पदों के परिचय क्या होगा भाई, वाक्य प्रयोग होता है, वाक्य पदों से मिलकर बनता है ना। वाक्य में कई पद होते हैं, वाक्य में क्या होते हैं, कई पद होते हैं। तो पद कौन कौन से होंगे, एक कर्ता होगा और एक क्या होगा, एक कर्म होता है और एक क्रिया होती है। यानी एक वाक्य को पूर्ण करने में इन तीन प्रक्रियाओं का योगदान होता है, इन तीन चीज़ों का योगदान होता है। वाक्य में एक तो कर्ता होता है, एक कर्म होता है, क्रिया होती है। कर्ता जो कार्य को करता है और जिस कार्य को किया जाता है वो कर्म होता है, और जो करना यानी जो कार्य हो रहा होता है वो क्या होती है, क्रिया होती है, वो क्या होती है, क्रिया होती है। अब कैसे समझेंगे इनको, राधा रोती है, जैसे हम प्रयोग कर दिए राधा रोती है, राधा रोती है, तो पहला नियम हमने क्या क्या पढ़ा है। अब इसमें अगर पहचानना है, इसमें अगर पहचानना है हमको, इसमें कौन सी क्रिया प्रयोग हुई, सकर्मक है या अकर्मक है, तो इसमें क्या करना है, पदों का परिचय। ये पद हैं, इसमें पद हैं, पदों का प्रयोग करना है, इसमें पता करना है ये राधा क्या है। राधा क्या है दोस्तों, राधा करता है क्योंकि वो रो रही है, और रोना क्या है, रोना आपकी क्रिया है, रोना आपकी क्रिया है। तो इसमें क्या पता चला, इसमें दो ही चीज़ें पता चल रही हैं, एक तो कर्ता का पता चल रहा है और क्रिया का पता चल रहा है। तो हमने आपको बताया है, क्या बताया है, जिसमें कर्ता के बाद तुरंत यदि क्रिया आती है कर्ता का, माफ़ी चाहूँगा, गले में थोड़ी सी खराश बनी है बोलते बोलते, तो पानी का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बोलते बोलते अक्सर आवाज़, पानी की मांग ज़्यादा हो जाती है। तो आप भी पानी पीते रहिए, क्योंकि माहौल बहुत गर्म होने वाला, गर्मियाँ बहुत अधिक होने वाली हैं, तो गर्मी बहुत अधिक होने वाली है, गर्मियाँ नहीं गर्मी हुई होता है, गर्मी बहुत अधिक होने वाली है। तो देखिए राधा रोती है, राधा रोती है, तो हम पदों का परिचय, यानी पद इसमें दो हैं, कौन कौन से हैं, एक तो कर्ता है, ये आपका वाक्य हो गया, और वाक्य में हमको पद पता करने हैं। वाक्य में तीन चीज़ें होती हैं, कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है, तीन चीज़ें होती हैं। तो हम देखें कि राधा रोती है, राधा रोती है, एक तो कर्ता पता चल गया और क्या चल गया, क्रिया पता चल गया है।
तो इसमें कर्म रहित है, कर्म नहीं है। जब इसमें कर्म नहीं है तो क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इससे पता चला हमको कि इसमें कर्म नहीं है, इसमें ये कर्ता है, ये क्रिया है, कर्म है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे हम कहें कि राघव किताब पढ़ता है, राघव पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, राघव पुस्तक पढ़ता है। तो अब क्या करना है, हमको कर्ता ढूंढना है, कर्म ढूंढना है और क्रिया ढूंढना है। तो राघव क्या हो गया, राघव हो गया आपका कर्ता, राघव क्या हो गया, कर्ता हो गया। और पढ़ना क्या हो गई, आपकी क्रिया हो गई, है ना, पढ़ना आपकी क्या होगी, क्रिया हो गई। और पुस्तक, पुस्तक क्या हो गया, पुस्तक आपका कर्म हो गया। तो इसमें तीन चीज़ें पता चल रही हैं। क्या पता चल रही है, एक तो कर्ता भी है और कर्म भी है और क्रिया भी है। तो जिसमें कर्म का पता चलता है वो क्या होती है, वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो पदों का जब परिचय हम कर लेंगे कि कौन इसमें कर्ता है, कौन कर्म है, कौन क्रिया है, यानी जब वाक्य में तीनों चीज़ों का प्रयोग होगा तो वहाँ पर कौन होगी, सकर्मक क्रिया होगी, है ना, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। और जब कर्ता और क्रिया ही केवल होंगे, कर्म नहीं होगा, तो वो अकर्मक क्रिया होगी। आप चीज़ें समझ गए होंगे, इस बिंदु को आप समझ गए होंगे कि पदों का, यानी वाक्य में तीन पद होते हैं, एक तो कर्ता होता है, एक कर्म होता है, क्रिया होता है। तो जब कोई वाक्य लिखा हुआ होगा या कोई क्रिया दी हुई है और उसको जब वाक्य में हम प्रयोग कर लेते हैं तो उसमें हमको पता चल जाएगा कि कर्ता के बाद सीधे से राधा रोती है ना, जैसे राधा रोती है तो राधा के बाद क्या हो गई, क्रिया आ गई है, राधा रोती है। तो जिसमें कर्ता और क्रिया आ जाएगा, कर्म नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और जैसे हम कहते हैं कि राधा खाना खाती है, राधा खाना खाती है, या राधा गाना गाती है, तो राधा गा रही है, क्या गा रही है, गाना गा रही है। तो उसमें तीनों चीज़ें हो गई, राधा गाना गा रही है, उसमें तीनों चीज़ें पता चल रही हैं, कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। तो हम इसको समझ गए हैं कि पदों के परिचय के आधार पर एक बिंदु दोस्तों और बनता है, हम उसको पढ़ते हुए चलेंगे। एक वाक्य और है, तेजस तेज चलता है, तेजस तेज चलता है, तेजस तेज चलता है। ये एक वाक्य है, इसको समझ लीजिए, तेजस तेज चलता है। इसमें हमको पहचानना है, इसमें क्या पहचानना है, तेजस, इसमें तेजस क्या है, तेजस आपका कर्ता है, तेजस आपका क्या है, तेजस आपका कर्ता है दोस्तों, क्या है, कर्ता है। और चलना क्या हो गई आपकी, चलना आपकी क्रिया हो गई। अब आप इसको लगा देंगे कि ये कर्म हो गया, ये कर्म नहीं है दोस्तों, ये कर्म नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये होता है दोस्तों क्रिया का विशेषण। अब क्रिया का विशेषण कैसे होगा, क्रिया का विशेषण किस तरीके से होगा, हमको कर्ता पता चल गया, क्रिया पता चल गई, लेकिन इस शब्द का पता नहीं चला कि ये कर्म है कि क्या है, ये कर्म है कि क्या है। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, इसमें पता कर रहे हैं कि कौन चल रहा है, तेजस चल रहा है ना, तेजस तेज चल रहा है। तो चलने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, तेज है, यानी कि ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, क्रिया विशेषण हो जाएगा यहाँ पर। हालांकि इसकी चर्चा हम विशेषण में कर चुके हैं, क्योंकि क्रिया की जो विशेषता बतलाता है वही क्रिया विशेषण होता है, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। तो क्रिया की विशेषता, क्रिया चलना है, तो चलने की प्रक्रिया कैसी है, तेज है कि धीमी है कि मध्यम है, यानी तेज चल रहा है। तो क्रिया का यह विशेषण हो गया, यहाँ पर कर्म नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे इसलिए इस वाक्य को मैंने लिखा है यहाँ पर कि तेजस तेज चलता है, पदों के आधार पर परखना है हमको। तो तेज क्या हो गया, कर्ता हो गया, और चलना क्या होगी, क्रिया हो गई। तो अब हमने चलने की क्रिया कैसी, हमारे चलने की क्रिया है तेज है, तेजस की चलने की क्रिया कैसी है, तेज है, धीमी है या मध्यम है। तो ये क्रिया होगी जो क्रिया की विशेषता बतलाती है, जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये शब्द आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, है ना, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ये कर्म नहीं होगा यहाँ पर।
क्रिया विशेषण हो जाएगा दोस्तों, है ना, ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब अगला बिंदु पढ़ते हैं हम, अगला बिंदु पढ़ते हैं कि क्या पढ़ते हैं, अगला बिंदु दोस्तों पढ़ते हैं कि क्रिया सदैव सकर्मक होती है, यानी कि काल बदलने के आधार पर। एक तो हम क्या का प्रश्न कर लेंगे, पद का परिचय कर लेंगे, और फिर क्या होगा, एक दोस्तों होता है हमारा काल बदलकर पता कर लेंगे कि इसमें कौन सी क्रिया है। यदि इन दो बिंदुओं से समझ में नहीं आ रही है, यानी कि इन दो बिंदु से समझ गए कि ये इनका प्रयोग करके हम समझ जाएंगे, और फिर क्या होगा, काल का प्रयोग जब करेंगे, काल को बदलने पर, काल को बदलने पर, है ना। एक तो पढ़ लें क्या का प्रयोग करके, दूसरा क्या है पदों का परिचय प्राप्त करके, और तीसरा क्या है काल को बदलने के लिए। यानी 3 चीज़ों के माध्यम से हम पढ़ेंगे सकर्मक और अकर्मक क्या है। ये समझाने के लिए आपको यहाँ पर बिंदु बता रहा हूँ, क्योंकि सीधा प्रश्न आपसे कर देगा, सीधा सवाल करेगा, इसमें बताइए कौन सी सकर्मक या कौन सी अकर्मक क्रिया है। उसमें सवाल हम एक कर चुके हैं समझाने के लिए। तो काल को बदलने पर कैसे काल को बदलना, जब काल को बदल लेंगे तो हम समझ जाएंगे। यानी क्या होगा, जैसे हम कहेंगे गोपाल ने गाड़ी चलाई, गोपाल ने गाड़ी चलाई, वाक्य लिखते हैं गोपाल ने गाड़ी चलाई, गोपाल ने गाड़ी चलाई, है ना, गोपाल ने गाड़ी चलाई। इस वाक्य को हम समझते हैं, गोपाल ने गाड़ी चलाई। अगर एक वाक्य और लिख दिया जाए यहाँ पर, क्या लिख दिया जाए, गोपाल गाड़ी चलाता है ना, गोपाल गाड़ी चलाता है, तो हम जानते हैं, समझते हुए चल रहे हैं। गोपाल गाड़ी चलाता है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वर्तमान काल हो गया, है ना, ये आपका क्या होगा वर्तमान काल। अब गोपाल ने गाड़ी चलाई, ये आपका क्या हो गया, आपका भूतकाल हो गया, ये आपका भूतकाल हो गया। यानी गोपाल ने गाड़ी चलाई है ना, तो उससे भूतकाल का पता चल रहा है, क्या चल रहा है, भूतकाल का। तो क्या करते हैं, इसमें काल को बदलने पर क्या करते हैं, इसमें जो ने विभक्ति है, ये ने विभक्ति, ये जो ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इससे हम पता कर लेते हैं कि उसमें क्या होगा, उसमें दोस्तों सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी दोस्तों, क्रिया सदैव क्या होगी, क्रिया सदैव सकर्मक होगी। क्रिया क्या होगी दोस्तों, सदैव सकर्मक होगी यदि ने का प्रयोग करेंगे। यदि ने का प्रयोग करते हैं, यानी कर्ता के बाद यदि ने का प्रयोग होगा, ने का जब प्रयोग करेंगे तो कर्ता का पता चलेगा। यदि ने का प्रयोग करते हैं, यदि ने का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों क्रिया सदैव क्या होगी, क्रिया सदैव सकर्मक होगी। क्रिया सदैव सकर्मक होगी, सकर्मक। जैसे वाक्य आपका था वर्तमान में, क्या था, गोपाल गाड़ी चलाता है, गोपाल गाड़ी चलाता है, इससे क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया। जब इसको भूतकाल में बदल लेंगे तो क्या होगा, पता चल जाएगा कि चलाना कौन सी क्रिया है, वो सकर्मक है या अकर्मक है। तो गोपाल ने गाड़ी चलाई, तो गोपाल ने गाड़ी चलाई, ये आपका भूतकाल हो गया। भूतकाल में जो वर्तमान को भूतकाल में बदल दिया, क्या है, काल को बदलने के, यानी काल को बदल करके हम देखेंगे। जैसे गोपाल गाड़ी चलाता है, वो आपका वर्तमान काल हो गया, गोपाल ने गाड़ी चलाई, ये भूतकाल हो गया। तो इसमें देख रहे हैं जो ने विभक्ति का प्रयोग हो, जब ने विभक्ति का प्रयोग होता है, यदि ने का प्रयोग करते हैं तो क्रिया सदैव सकर्मक होती है। क्रिया सदैव क्या होगी, सकर्मक होगी। कैसे होगी, एक वाक्य और समझते हैं, एक वाक्य और समझते हैं, और भूतकाल का प्रयोग कर देते हैं। भूतकाल का प्रयोग कर देंगे, क्या करेंगे, भूतकाल का प्रयोग कर देंगे। भूतकाल का प्रयोग से भूतकाल का प्रयोग कर देंगे।
ने विभक्ति लगी हुई होगी, है ना। और कृतवाच्य होता है, क्या होता है, कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य होता है। वाच्यों के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर कृतवाच्य होता है। तो अगर इससे समझ पाएंगे तो हम आगे काल को काल के अनुसार समझ जाएंगे कि काल का परिवर्तन यदि कर देंगे तो जब ने विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि कर्ता ने, तो उसमें क्या होगा, उसमें पता चल जाएगा कि उसमें कर्म सहित है। तो गोपाल ने गाड़ी चलाई, तो गोपाल कर्ता हो गया, है ना। और गाड़ी क्या होगा, कर्म हो गया। ने क्या चलाई, गाड़ी चलाई, ने गोपाल ने गाड़ी चलाई, और चलाना क्या होगी, आपकी क्रिया होगी। तो ये आपकी सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया कैसे होगी, यदि ने का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य का जब बदलाव करेंगे, वर्तमान से भूतकाल में करेंगे, भूतकाल का जब प्रयोग कर लेंगे तो ने का जब प्रयोग आएगा तो वहाँ पर क्या होगी, सदैव सकर्मक क्रिया ही होगी, सदैव सकर्मक क्रिया ही होगी, सदैव क्या होगी, सकर्मक। राजू चलता है, जैसे हम कहें राजू चलता है, राजू चलता है। आप कहेंगे राजू के चक्कर में कहाँ पड़े हो, है ना। राजू के चक्कर में बार बार राजू रोता है, राजू, तो राजू के चक्कर में क्यों पड़े हैं, देखिए, हटाओ भाई राजू को, यहाँ पर श्याम कर लो। श्याम चलता है, श्याम चलता है, श्याम चलता है ना, श्याम चलता है। और फिर क्या कहेंगे, श्याम चला, श्याम चला। तो एक तो ये आपका वर्तमान काल है और ये भूतकाल है। तो जब वर्तमान को भूत में बदल दिए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्तमान है और यहाँ पर क्या है आपका भूतकाल है, भूतकाल है ना, भूतकाल है। तो जब भूतकाल में प्रयोग कर देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजू चलता है, राजू चलता है, राजू ने चला, राजू ने चला, है ना, राजू ने चला, यानी राजू चला। ने का प्रयोग विभक्ति कभी कभी लगती है, कभी कभी नहीं लगती है। तो हम इस चीज़ से समझ गए हैं कि काल को जब बदल लेंगे तो वहाँ पर भी आपको क्रिया पता चल जाएगी कि वो सकर्मक है कि वो अकर्मक है। अब हम अगला बिंदु पढ़ते हैं दोस्तों, अगला बिंदु दोस्तों पढ़ते हैं, सकर्मक के दो भेद होते हैं। एक तो सकर्मक अकर्मक हो गया, उनमें 3 बिंदुओं के माध्यम से पढ़े हैं कि क्रिया को किस तरीके से पहचानेंगे, है ना, क्रिया को किस तरीके से पहचानेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि सकर्मक के 2 भेद होते हैं, सकर्मक के 2 भेद होते हैं, उनको हम पढ़ लेंगे, उनको देख लेंगे। बहुत ही सरल और सहज हैं, आपको हम 2-3 बिंदुओं से आपको बता देंगे कि कौन सकर्मक के भेद होते हैं। अब सकर्मक के भेद कौन कौन से होते हैं, एक होती है अकर्मक क्रिया, एक होती है द्विकर्मक क्रिया। क्या होती है, एक होती है, क्या होती है दोस्तों, एक होती है एक कर्मक, एक होती है द्विकर्मक। एक कर्मक और इसे समझते हैं द्विकर्मक, द्विकर्मक या फिर बहुकर्मक। ये किसके हैं, ये दोस्तों सकर्मक के भेद हैं। किसके हैं, सकर्मक के भेद, यानी सकर्मक के भेद, यानी अकर्मक क्रमक 2 क्रियाएं होती हैं, वो किस आधार पर हैं, कर्म के आधार पर। और यहाँ पर सकर्मक के 2 भेद होते हैं, सकर्मक के 2 भेद होते हैं, एक तो एक कर्मक होता है और एक क्या होता है, द्विकर्मक होता है। इसको हम समझ लेंगे, इसको हम समझ लेंगे, है ना। एक तो सकर्मक होता है, एक द्विकर्मक होता है। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात यही है, सीधी सी बात दोस्तों क्या है, सीधी सी बात यह है, जब क्रिया में कर्म एक होगा, जब क्रिया में कर्म एक होगा, जब क्रिया में, यानी क्रिया में, जब वाक्य में कर्म एक होगा, है ना। जब वाक्य में कर्म एक होगा, वाक्य में कर्म एक होगा तो क्या होगी, एक कर्मक हो जाएगी। और जब वाक्य में 2 कर्म हो जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे पढ़ते हैं कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, जैसे हम देखते हैं वाक्य लिखते हैं, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को
पढ़ाया, है ना। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, ये समझ गए हम, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अब यहाँ पर ये वाक्य है आपका, इसमें एक कर्मक क्रिया क्या है, आप पद का परिचय करेंगे। पद का परिचय कैसे करेंगे? अध्यापक क्या हो गया, अध्यापक को कौन पढ़ा रहा है, तब अध्यापक क्या है, अध्यापक आपका कर्ता हो गया। अध्यापक क्या हो गया, कर्ता हो गया। और पढ़ाना क्या होगी, क्रिया हो गई, है ना। पढ़ाना क्रिया हो गई। किसको पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है, छात्रों को, है ना, छात्रों को। तो ये क्या हो गया, एक कर्म है इसमें, कर्म एक है ना, एक कर्म है। तो क्या हो जाएगा, तो एक कर्मक में ये जो ने है, इससे आप पता कर लिए क्या हो गया। जब हमने कहा था ने का प्रयोग करेंगे तो सकर्मक क्रिया ही होगी। सकर्मक, इससे पहचान गए सकर्मक क्रिया है, इससे पहचान गए सकर्मक क्रिया है। और कर्म एक निहित है, कर्म एक है। जब कर्म एक होता है तो वहाँ पर एक कर्मक क्रिया हो जाती है, एक कर्मक क्रिया हो जाती है। ऐसे क्या होता है, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, है ना, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने जैसे हिंदी पढ़ाई। तो अध्यापक क्या हो गया आपका, अध्यापक आपका हो गया एक कर्ता हो गया, है ना। अध्यापक ने, तो अध्यापक ने का प्रयोग हो सकर्मक हो गई। और अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, तो हिंदी पढ़ाई, तो क्या हो गया, हिंदी आपका हिंदी पढ़ाई, है ना। तो क्या हो गया, एक कर्म हो गया, एक ही कर्म किया है, हिंदी पढ़ाई, है ना। तो एक कर्म जहाँ पर प्रयोग है वहाँ पर एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। और द्विकर्मक क्रिया पर कहाँ पर होगी, द्विकर्मक क्रिया, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, है ना। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इसको समझिए। इसमें आप समझ गए हैं ना, छात्रों को, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाई। यहाँ पर दोस्तों गलत हो गया है, इसका प्रयोग इसमें होगा, इसका प्रयोग इसमें हो गया, उल्टा कर दिए हैं इसको। ये हम इसका उदाहरण उसमें बताएं, उसका इसमें समझिए, गलत हो गया है, स्पष्ट तरीके से समझते हुए चलेंगे। इसमें होगा अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, है ना। क्या हो गया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, समझते हैं। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। इधर उधर वाक्य हो गया था, इसको समझ लेते हैं। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, और इधर क्या हो गया, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। इधर क्या है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, और इधर क्या है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो इसमें क्या है, अध्यापक आपका कर्ता हो गया, है ना। अध्यापक आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया। जब ने विभक्ति का प्रयोग होता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। जब ने विभक्ति का प्रयोग होता है वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है ना, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें क्या हो गया, ये क्रिया हो गई आपकी, ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। और ये क्या हो गया, कर्म हो गया, ये कर्म हो गया, यानी कर्म एक है इसमें, छात्रों को पढ़ाया, है ना। तो इसमें कर्म एक हो गया, तो एक कर्म क्रिया हो गई। ये तो दोस्तों एक कर्म हो गया इसमें, है ना। तो ये क्रिया होगी। अब समझते हैं, इधर अध्यापकों ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ये आपका कर्ता हो गया। और छात्रों को, किसको, छात्रों को, है ना, हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। सीधा पढ़ाई के पहले क्या होगा, कर्म का प्रयोग होगा, क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। तो इसमें क्या पहले द्विकर्मक हो गया, एक तो छात्रों को और फिर हिंदी, यानी दो कर्म इसमें प्रयोग हो गए। तो क्या हो गई, द्विकर्मक क्रिया हो गई, है ना। कैसे, एक तो छात्र भी हो गया, छात्र भी आपका कर्म हो गया, और हिंदी भी आपका कर्म हो जाएगा। तो इसमें दो कर्म का प्रयोग कर दिए हैं। यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो हैं, इसलिए ये द्विकर्मक हो गया, वो एक कर्मक हो गया, है ना। इसलिए वो द्विकर्मक हो गया और वो एक कर्मक हो गया। तो सजीव के साथ को विभक्ति का प्रयोग करते हैं, निर्जीव के साथ नहीं करते हैं, है ना। राधा गाय को चारा खिलाती है, राधा गाय को चारा खिलाती है। इस वाक्य को हम समझ लेंगे, है ना, इसको समझते हैं। राधा गाय को चारा खिलाती है, राधा गाय को चारा खिलाती है। जैसे एक वाक्य लिखे हम, राधा गाय को चारा खिलाती है।
खिलाती है। को का प्रयोग कहाँ करते हैं, को का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं, इसको देखिए। राधा गाय को चारा खिलाती है ना। तो राधा गाय को क्या खिलाती है, चारा खिलाती है ना। तो यहाँ पर गाय क्या होगा, गाय कर्म हो गया, गाय क्या होगा, कर्म हो गया आपका, गाय कर्म हो गया। राधा क्या होगी, राधा क्या होगी, राधा होगी कर्ता, और चारा भी आपका क्या होगा, कर्म हो गया, चारा भी आपका कर्म हो गया। तो इसमें दो कर्म है, ये द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना। द्विकर्मक हो जाएगी, द्विकर्मक हो जाएगी, है ना। ये द्विकर्मक या बहुकर्मक कैसे, राधा गाय को, किसको, गाय को क्या खिलाती है, चारा खिलाती है। तो राधा गाय को चारा को नहीं खिलाती है, चारा खिलाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ निर्जीव चीज़ों के साथ को का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी सजीव के साथ को विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये गाय क्या है आपकी, सजीव है, गाय आपकी क्या है, सजीव है, गाय क्या है, सजीव है, और सजीव के साथ ही को विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये अतिरिक्त बात है, इसमें बताना चाहता हूँ मैं आपको अलग बताने के लिए कि को का प्रयोग कहाँ करते हैं, को का प्रयोग कहाँ पर नहीं करते हैं। तो राधा गाय को, दो कर्म हैं भाई, कर्म के बाद विभक्ति लगी है, को लगना तो यहाँ भी चाहिए। राधा गाय को चारा देती है, राधा गाय को चारा खिलाती है ना। तो यहाँ पर गाय को और यहाँ चारा को खिलाती है। तो यहाँ पर को विभक्ति सजीव है, सजीव के साथ को विभक्ति का प्रयोग करते हैं, निर्जीव के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। और निर्जीव में सिर्फ दो ही क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ को विभक्ति का प्रयोग करते हैं, एक तो बजाना और एक बढ़ाना। एक तो क्या होगा, बजाना और एक क्या होगा, बढ़ाना। जैसे राधा ढोलक को बजाती है, राधा ढोलक को बजाती है, या राधा रबड़ को बढ़ाती है। तो उसमें क्या हो गया, तो जो क्रियाएं हैं इनके साथ ये निर्जीव क्रियाएं हैं, तो इनके साथ को का प्रयोग करते हैं, निर्जीव के साथ नहीं करते हैं, सिर्फ इनको छोड़ करके बाकी निर्जीव के साथ नहीं करते हैं। हालांकि आप समझ गए हैं। अब हम चलते हैं संरचना के आधार पर, बस कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं, उसको समझ लेंगे हम, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बहुत 2-3 बिंदु, 10 मिनट का समय और है, उसको हम समझ लेते हैं, है ना। बहुत स्पष्ट तरीके से हम समझेंगे। हम पढ़ लिए हैं किसके आधार पर, हम पढ़ लिए हैं कर्म के आधार पर। दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक होता है क्या होता है, एक कर्मक क्रिया होती है, एक द्विकर्मक क्रिया होती है। जिसमें एक कर्म होता है वो एक कर्मक होती है, और जिसमें दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक होती हैं। अब चलते हैं संरचना या प्रयोग के आधार पर। क्या पढ़ते हैं, संरचना या प्रयोग के आधार पर, है ना। संरचना या प्रयोग के आधार पर, तो संरचना के आधार पर दोनों पढ़ते हैं, संरचना या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, संरचना या प्रयोग के आधार पर दोस्तों कुल मिलाकर 8 होती हैं, कुल मिलाकर 8 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उनको देखिए। एक तो होती है, क्या होती है, सामान्य क्रिया, एक होती है सामान्य क्रिया, है ना, एक होती है सामान्य क्रिया, है ना, एक होती है सामान्य क्रिया, और एक होती है संयुक्त क्रिया, एक होती है संयुक्त क्रिया, एक होती है संयुक्त क्रिया, है ना, एक होती है संयुक्त क्रिया। सामान्य हो गया, संयुक्त हो गया, संयुक्त हो गया, पूर्वकालिक हो गया, क्या हो गया, पूर्वकालिक हो गया, पूर्वकालिक हो गया, पूर्वकालिक हो गया। और क्या है अगला, प्रेरणार्थक हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, है ना, प्रेरणार्थक। और अगला क्या है बिंदु, पांचवा क्या है, पांचवा दोस्तों है नाम धातु और कृदंत क्रिया। नाम धातु और क्या है दोस्तों, कृदंत क्रिया। क्या है, नाम धातु और कृदंत क्रिया, यह है कृदंत क्रिया, है ना, कृदंत क्रिया। और क्या है, कृदंत क्रिया के बाद क्या है, कृदंत के सहायक है और सजाती क्रिया है, सहायक है और सजाती क्रिया है,
सजाती क्रिया है, 6, 7 और 8। तो ये 8 बिंदु हो गए क्रिया के, है ना, 8 बिंदु हो गए, 8 बिंदु। देखिए संरचना या प्रयोग के आधार पर, तो संरचना के आधार पर हम क्रियाएं पढ़ते हैं सिर्फ कितनी, संरचना के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, है ना, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, और क्या होता है दोस्तों, संरचना के आधार पर 5 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, ये होती हैं, ये क्या है आपकी संरचना के आधार पर, है ना, ये क्या हो गई, संरचना के आधार पर कौन कौन सी होती हैं, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। और प्रयोग के आधार पर कौन कौन सी होती हैं, प्रयोग के आधार पर इन सभी को शामिल कर लिया जाता है, प्रयोग के आधार पर इन सभी को। तो हमको देखना ये है, बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि संरचना के आधार पर कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु और कृदंत, ये हो गए संरचना के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर सभी आ जाएंगे, प्रयोग के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, इन सबको शामिल कर लिया जाएगा। तो 8 प्रकार होंगे, यानी कि प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार के होंगे और संरचना के आधार पर 5 प्रकार की होती हैं। तो आपको स्पष्ट रूप से यही समझना है कि संरचना या प्रयोग को एक ही में पढ़ लेते हैं। अगर अलग अलग समझना हो तो संरचना के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु, कृदंत। और यदि प्रयोग के आधार पर समझना हो तो इन सभी को शामिल कर लेंगे, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, कृदंत, सहायक और सजातीय क्रिया। अब हम पढ़ते हैं सामान्य क्रिया, है ना, सामान्य क्रिया को हम समझते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल एक एक बिंदु बचा हुआ है, उसको समझ लेंगे। आप समझ गए इसको हैं। अब बताते हैं हम कि सामान्य क्रिया कौन कौन होती है, यानी सामान्य क्रिया किसको कहते हैं। नंबर 1 क्या है दोस्तों, सामान्य क्रिया। क्या है, सामान्य क्रिया, है ना, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है, बस एक बिंदु से आप समझ जाएंगे। सामान्य क्रिया क्या होती है, जिसे एक कार्य एक क्रिया, क्रियापद एक, क्या होता है, एक कार्य हो, एक कार्य हो और क्या हो, और क्रियापद क्या हो, एक हो, क्रियापद एक हो, है ना। क्या हो, मोहन पुस्तक पढ़ता है, बस वाक्य से समझ लीजिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इससे आप समझ जाएंगे। सामान्य क्रिया क्या है, एक कार्य है और क्रियापद एक हो। क्या है, एक कार्य है, मोहन क्या कर रहा है, मोहन करता है, पुस्तक एक ही कार्य हो रहा है, पढ़ रहा है, और एक ही कर्म है। तो इसमें क्या हो गया आपका, ये सामान्य क्रिया हो गई, यानी कि एक कार्य हो रहा है, क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है ना, एक कार्य क्या हो रहा है, वो पढ़ रहा है, और क्रियापद भी एक होता है। क्रिया का पद क्या, पढ़ना है, तो एक ही पद है क्रिया का, इसमें 2 क्रिया है नहीं। तो सामान्य क्रिया क्या होती है, एक कार्य होता है और क्रियापद भी एक होता है। तो ये क्या हो गई, सामान्य क्रिया होगी। मोहन पुस्तक पढ़ता है, राधा खेल खेलती है ना, तो राधा सोती है, तो क्या होगा, एक क्रिया, एक कार्य हो रहा है ना, एक क्रियापद है, तो वहाँ पर क्या होगा, सामान्य क्रिया होगी। संयुक्त क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया। नंबर 2 संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कहाँ पर होती है, संयुक्त क्रिया दोस्तों वहाँ पर होती है जिसमें एक कार्य होता है और 2 क्रियापद होते हैं। क्या होता है, एक कार्य होता है और 2 क्रियापद होते हैं, 2 क्रियापद होते हैं, है ना, 2 क्रियापद होते हैं। उसमें एक कार्य है, एक क्रियापद है, और इसमें क्या है, एक कार्य है और 2 क्रियापद हैं, एक कार्य है, 2 क्रियापद हैं। आपने पाठ पढ़ लिया, आपने पाठ पढ़ लिया, आपने पाठ पढ़ लिया, है ना, आपने पाठ पढ़ लिया, आपने पाठ पढ़ लिया, क्या कर लिया है, एक तो पढ़ है और एक लिया भी है, तो इसमें 2 हैं। पद तो एक कार्य और एक कार्य, इसमें 2 कार्य हैं, 2 क्रियापद हैं, एक नहीं 2 होगा, है ना, 2 कार्य। संयुक्त में क्या होगा, आपने पाठ पढ़ लिया, तो 2 क्रियापद होंगे, क्या है, एक तो पढ़ना और लेना, पढ़ लिया, तो इसमें 2 क्रियापद हैं, है ना, 2 क्रियापद हैं। आपने पाठ पढ़ लिया, 2 क्रियापद हैं, एक तो पढ़ना और लिया, 2 क्रियापद हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। संयुक्त क्रिया में ये साथ में जो दो युक्त क्रियाएं होती हैं, साथ में
क्रियाएं युक्त जब होती हैं तो संयुक्त क्रियाएं होती हैं। दो क्रियाएं हैं, एक पढ़ना और लिया, तो क्या हो गया, संयुक्त क्रिया हो गया। अब समझते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया, है ना। अब समझते हैं पूर्वकालिक क्रिया। बस 2-3 बिंदु और बचे हुए हैं। पूर्वकालिक क्रिया को देखते हैं हम, है ना। पूर्वकालिक क्रिया को देखते हैं। तीसरा बिंदु है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, इसको हम समझते हुए चलते हैं। पूर्वकालिक क्रिया होती है, दो क्रियापद होते हैं, कार्य दो लेकिन एक पहले पूर्ण हो जाएगा। दो क्रियापद तो होंगे, क्या होगा दोस्तों, दो क्रियापद तो होंगे, दो क्रियापद होंगे, दो क्रियापद होंगे। और क्या होगा दोस्तों, दो क्रियापद होंगे, कार्य दो लेकिन एक पहले पूर्ण हो जाएगा। कार्य दो होंगे, कार्य दो लेकिन क्या होगा, एक पहले पूरा हो जाएगा, एक पहले पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा, दो क्रियापद तो होंगे, दो क्रियापद होंगे और कार्य दो होंगे, कार्य दो लेकिन एक पहले पूरा हो जाएगा। पूर्वकालिक में क्रिया में यही होगा, क्या होगा, दो क्रियापद तो होंगे, दो क्रियापद तो होंगे, दो क्रियापद होंगे, है ना। और क्या होगा, दो क्रियापद होंगे, कार्य दो होंगे लेकिन पहले एक पूरा हो जाएगा। कैसे, वाक्य समझते हैं हम। राधा लिखकर सो गई, राधा लिखकर सो गई, सो गई, है ना। राधा लिखकर सो गई। अब इससे समझते ये हैं क्या, दो क्रियापद हैं, कहने कैसे हैं, देखिए, एक लिखकर एक सो गई, तो दो क्रियापद हैं, है ना, दो क्रियापद हैं, तो आप समझ गए। लेकिन क्या है, लिखकर, लिखकर तो एक पहले क्रिया संपन्न हो रही है, सो गई, एक क्रिया संपन्न हो रही, कौन सी क्रिया, लिखकर, है ना। तो लिखना पहले जो क्रिया वो संपन्न हो गई है। कार्य दो हैं, कार्य दो हैं, एक तो लिख रही है, एक सो रही है, तो क्या होगा, लेकिन एक जो पहले पूरा हो जाएगा, एक जो पहले कार्य है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। राधा लिखकर सो गई। मोहन खाकर, मोहन खाना खाकर, खाना खाकर, खाकर सो गया, सो गया, है ना, सो गया। इसमें देखिए, मोहन खाना खाकर सो गया, तो मोहन दोस्तों क्या दो काम कर रहा है, एक तो खाना भी खाया है और सो भी गया है, दो क्रियाएं हैं। पहली क्रिया संपन्न कर ली है, क्या है वो पहली क्रिया क्या है, खाना खा चुका है, खाना खा लिया है, खाना खाकर, खाकर, है ना, खाना खाकर सो गया। और सोना आपकी बाद की क्रिया हो जाएगी। दो क्रियापद हैं, कि एक खाना हो गया, एक सोना हो गया, दो क्रियापद हैं, कार्य तो दो हैं लेकिन क्या है, लेकिन एक पहले पूरा हो जाएगा, तो मोहन खाना खाकर। तो आप समझ गए, ये हो गए पूर्वकालिक क्रिया। अब हम समझते हैं चौथा बिंदु। क्या समझते हैं, चौथा बिंदु। चौथा बिंदु क्या है दोस्तों, चौथा बिंदु है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए ये क्या होती है, ये होती है दो कर्ता होंगे, है ना, दो कर्ता होंगे, इसमें दो कर्ता होंगे, एक कार्य करेगा, है ना, एक कार्य करेगा और एक कराएगा, एक कराएगा। क्या होगा दोस्तों, एक तो कार्य करेगा और एक क्या होगा, एक कार्य क्या होगा, एक कराएगा। समझिए, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा, दो कर्ता होंगे, एक कार्य स्वयं करेगा और एक कराएगा, एक कराएगा कार्य। कैसे, जैसे कि राधा ने रानी से किताब पढ़वाई, राधा ने रानी से किताब पढ़वाई, है ना, किताब पढ़वाई, राधा ने रानी से किताब पढ़वाई। क्या है, एक तो दो कर्ता है, कौन सी, एक तो राधा भी है और एक रानी भी है, एक राधा है एक रानी है, दो कर्ता हो गए, इसमें दो कर्ता हो गए। एक कार्य करेगा, एक कार्य क्या करेगा, एक कार्य राधा करवाएगी कार्य। एक तो कार्य क्या कर रही है, राधा रानी से,
रानी से क्या करवा रही है, किताब पढ़वा रही है। दो कर्ता हो गए, एक तो राधा हो गई, रानी हो गया। क्या है, एक कार्य करेगा, एक तो कार्य कर रहा है, रानी क्या करे, किताब पढ़ रही है, और एक कराएगा। और राधा रानी से क्या करवा रही है, किताब पढ़वा रही है, किताब पढ़वा रही है। एक तो क्या हो गया, रानी किताब पढ़ रही है, एक तो स्वयं कर रही है कार्य, एक करता स्वयं कार्य करता है और एक कार्य कराता है राधा रानी से। तो राधा रानी से क्या करे, किताब पढ़वा रही है। जैसे मोहन श्याम से एक पत्र लिखवाएगा, तो मोहन हो गया और श्याम दो उसमें गए। मोहन राम से कार्य करवाएगा, तो मोहन क्या हो गया, मोहन और राम दो कर्ता हो गए, लेकिन एक कार्य कर रहा है और एक कार्य करवा रहा है। तो इसमें क्या हो गया, प्रेरणार्थक में यानी प्रेरणा लेकर दो कर्ता होंगे, एक कार्य कराएगा और एक स्वयं करेगा। इससे आप समझ गए कि ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब पढ़ते हैं कृदंत क्रिया। अब पढ़ते हैं कृदंत क्रिया, यानी कि कृदंत क्रिया। देखिए कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया को साथ में देखते हैं। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया। नाम धातु बहुत ही स्पष्ट रूप से आप समझ जाएंगे। दो क्रियाएं हैं, है ना। एक तो कृदंत है और एक क्या है, नाम धातु है। एक क्या है, एक कृदंत है, कृदंत, और एक क्या है, नाम धातु, है ना, नाम धातु। समझिए, देखिए कृदंत में क्या होते हैं, जैसे हो गया चलना, चलना, तो इसमें क्या जोड़ दिए, इसमें धातु में क्या जोड़ दिए, तो क्या हो गया, चलना हो गया। आपको बता देंगे हम, इसको समझ लीजिए। पढ़ धन ना, तो क्या हो गया, पढ़ना हो गया, है ना। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, क्रिया से क्रिया बनाते हैं तो कृदंत क्रिया होगी। क्रिया से क्रिया बनाते हैं, बनाते हैं तो क्या होगी, तो कृदंत क्रिया होगी। जब क्रिया से क्रिया बनाते हैं तो क्या होता है, कृदंत क्रिया होता है। क्रिया से क्रिया बनाते हैं तो कृदंत क्रिया होती है। और नाम धातु से जब क्रिया बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर दोस्तों, वहाँ पर नाम धातु क्रिया होती है। संज्ञा सर्वनाम विशेष, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, और क्या होता है दोस्तों, और होता है विशेषण, विशेषण, है ना, विशेषण, है ना। ये क्या होगा, विशेषण हो गया, विशेषण। और प्लस क्या करेंगे, प्रत्यय, प्लस प्रत्यय। यानी कि जब नाम धातु में क्या, नाम धातु से आप समझ नहीं पा रहे हो तो उसको समझिए। जैसे जैसे क्या होता था, संज्ञा विकारी शब्द, संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम विशेषण और क्रिया, विशेषण और क्रिया, क्रिया, है ना, विशेषण और क्रिया। ये चार चीज़ें हैं, चार विकारी शब्द हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। तो ये जब चार चीज़ें हैं तो संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो इन तीनों का संबंध किससे है, इनका नाम से संबंध है ना, इनका नाम से संबंध है, तो उसे ही हम नाम धातु कहते हैं। यानी नाम धातुओं में जब प्रत्यय जुड़ जाएगा, नाम धातुओं में, नाम धातु में जब प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर नाम धातु क्रिया होगी। और जहाँ पर क्रिया से क्रिया बनेगी वहाँ पर कृदंत प्रत्यय होगा। यानी कि जब क्रिया में कोई प्रत्यय जोड़ेंगे, ना जोड़ दिए, ता जोड़ दिए, है ना। जैसे चलता, जैसे हम जोड़ दें चलता, तो चल प्लस ता, तो क्या हो गया, क्रिया है चलना, उसमें ता प्रत्यय को जोड़ दिए तो क्या हो गया, क्रिया में जब क्रिया बनाते समय क्रिया में क्रिया बनाते हैं तो कृदंत प्रत्यय बनता चलना, तो चलना में ता प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या हो गया, चलता, है ना, चलता हो गया। ऐसे ही उठता, उठ धन धातु था, ऐसे ही चल कर, चल धन कर, चल प्लस कर, है ना, तो क्या हो जाएगा, चल कर, क्या हो जाएगा, चल कर, चल कर। तो आप समझ गए हैं कि जिनमें क्रिया में कोई प्रत्यय लगाकर बनाते हैं तो वो कृदंत क्रिया कहलाती है। और जिसमें नाम धातु, नाम धातु में यदि कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं, नाम धातु में जब कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। जैसे चमक, चमक,
चमक से क्या बन गया, चमकना, चमकना, है ना, चमकना, चमक से क्या बन गया, चमकना। कैसे भाई, चमकना क्या है, चमकना आपका क्या है, चमक से चमकना बन गया, है ना, चमक से विशेषण हो गया आपका, ये विशेषण हो गया। विशेषण नाम धातु में आता है, नाम धातु में चमकना, ना प्रत्यय जुड़ गया तो चमकना हो गया, है ना। ऐसे ही लज्जा हो गया, लज्जा, लज्जा का क्या करेंगे, लज्जा, लज्जा का करेंगे लजाना, लजाना कर लेंगे, है ना। लज्जा का क्या होगा, लजाना, लजाना, लज्जा आपका विशेषण है, आपकी विशेषता है ना। शर्म, शर्म, शर्माना, है ना, शर्म, शर्माना, तो ये क्या है, विशेषण है आपके, तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा नाम धातु। तो आप स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि नाम धातु या कृदंत क्रिया किसे कहते हैं। ये दो बिंदु अलग अलग थे, इनको एक में हम समझ लिए हैं, है ना, दो बिंदु अलग अलग थे, इनको हम एक में समझ लिए हैं। अब दो महत्वपूर्ण बिंदु और हो जाए, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया, बस दो बिंदु और हैं, इनको समझ लीजिए। कृदंत और नाम धातु क्रिया को आप समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, है ना, सहायक क्रिया, ये आपकी सातवीं क्रिया है, सहायक क्रिया क्या है दोस्तों, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली, है ना। हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, हम पढ़ रहे हैं। सहायक क्रिया मुख्य सहायक करने वाली, है ना। जैसे वाक्य के काल का परिचायक, है ना, वाक्य के काल का परिचायक, वाक्य के काल का परिचायक, है ना, वाक्य के काल का परिचायक। तो हम इससे करें, हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये जो आपकी सहायक क्रिया है इसे ही कहते हैं सहायक क्रिया, यानी कि जिसमें काल का पता चलता है। जैसे हम कहते हैं यहाँ हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे, तो क्या हो गए, काल से पता चल, काल का परिचय, काल से पता कर लेंगे इसमें कौन सी क्रिया है, सहायक क्रिया क्या, इसमें है थी, इसमें थे है, और इसमें है, इसमें था हो गया, तो इसमें वर्तमान का पता चला, इसमें भूत का पता चल रहा है, तो क्या हो गया, वाक्य के काल का परिचायक। यानी कि सहायक क्रिया में कैसे पता करेंगे, वाक्य में जब हम काल का परिचय यानी काल से काल का पता कर लेंगे तो उसमें क्रिया का पता चल जाएगा। हम पढ़ रहे हैं तो इसमें है आपकी क्या है, सहायक क्रिया है, और यहाँ पर थे लिखा है तो हम पढ़ रहे थे, तो ये क्या हो गई, आपकी सहायक क्रिया हो गई। आप समझ गए होंगे। अंतिम बिंदु क्या है, सजातीय क्रिया है। अंतिम बिंदु क्या है, सजातीय क्रिया है, उसको भी देखते हैं। सजातीय क्रिया 8वीं हो गई। सजातीय क्रिया देखिए, बस अंतिम बिंदु है सजातीय क्रिया। सजातीय, भाई बोर्ड पे मुझे लिखना बहुत कम आ रहा है। सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया देखिए अंतिम बिंदु है। सजातीय क्रिया क्या होती है दोस्तों, सजातीय क्रिया कर्ता कर्म क्रिया, यानी कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया, इन तीनों चीज़ों के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी है ना, लड़ाई लड़ी मतलब सजाती मतलब जो समान होते हैं, लड़ाई लड़ी, पढ़ाई पढ़ी है ना, कढ़ाई कढ़ी, इस तरीके से प्रयोग हो गए। चढ़ाई चढ़ी, चढ़ाई चढ़ी, चढ़ी होगा है ना, चढ़ाई चढ़ी, चढ़ाई चढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ी है ना, पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई पढ़ी है ना। चाल चली, चाल चली, तो इसमें बहुत स्पष्ट है कर्ता कर्म क्रिया, यानी समान जाति की जब क्रिया लग जाती है, सजाती मतलब जो समान जाति की जो क्रियाएं होंगी वो अगर लग जाएंगी तो वहाँ पर सजातीय क्रियाएं हो जाएंगी। चढ़ाई चढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, चाल चली है ना, इस तरीके से जब समान जातियाँ यानी समान सुरों का जब समान क्रियाएं जब होंगी तो वहाँ पर क्या होगी, सजातीय क्रिया हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने
क्रिया को संपन्न कर लिया है। मैंने बहुत प्रयास किया है समझाने का, है ना, हर एक बिंदु को बताने का। इसमें से सीधा प्रश्न पूछेगा सकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से एक कर्मक द्विकर्मक होती है, और विस्तृत रूप से समझाने के लिए इतना लंबा सत्र हो गया है। आप चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो आपकी चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस सत्र में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हमने समझाने का भरपूर प्रयास किया है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा प्रयास कैसा रहा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।